इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट होता है, एक है इलेक्ट्रोलाइसिस और है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, देखो एक वोल्टामीटर होता है। वोल्टामीटर ये ग्लास का बना होता है। वोल्टामीटर में दो इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड का एक पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ और एक बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ होता है। यहाँ पर जो होता है उस एक सोल्यूशन जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस means a solution of ionic compound, those can dissociate into ions in aqueous solution। तो मैं इधर अगर सोडियम क्लोराइड का aqueous solution हम ले तो सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट करके Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन में जो होगा सो Na प्लस a huge number of Na plus and Cl minus ions। Now two electrodes are dipped into the solution। उसका एक का बैटरी का पॉजिटिव एंड के साथ अगर जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। नाउ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब भी तुम ये बैटरी को ऑन करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने सारे एनायंस है वो तो attracted होगा towards the positive electrode, that means towards anode, and those which are carrying negative charge and those which are carrying positive charge, that means cations, they will be attracted towards the negative electrode, that means cathode। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप सिर्फ NaCl का मॉल्टेन स्टेट में NaCl लेते हो तो वहाँ पर सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस रहेगा। पर अगर तुम एक्वस सोल्यूशन लेते हो NaCl का तो NaCl डिसोसिएट करके Na प्लस और Cl माइनस तो होगा ही, H2O भी डिसोसिएट करेगा टू प्रोड्यूस H प्लस एंड OH माइनस आयन। सो इन aqueous solution of sodium chloride we have Na plus ion, Cl minus ions along with H plus and OH minus। So there are huge number of Na plus, Cl minus, H plus and OH minus ions are present in the aqueous solution of sodium chloride। Now यहाँ पर तो दो कैटायन है, तो कैथोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाने के लिए दो कैटायन है, एक है Na प्लस और एक है H प्लस। अब देखो कैथोड में जाकर क्या करेगा, कैथोड तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड में अगर Na प्लस जाता है, कैथोड मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर कैटायन कैथोड में जाए, Na प्लस अगर कैथोड में जाएगा तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल और मेटेलिक सोडियम डिपॉजिट करेगा कैथोड के ऊपर। अगर H प्लस और एक कैटायन भी है H प्लस, अगर H प्लस आयन जाए तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन एटम बनेगा। तो दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़कर हम कह सकते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा रिएक्शन होगा ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर दोनों कैटायन है तो कौन सा कैटायन कैथोड में जाएगा ये हम कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कैटायन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और न्यूट्रल हो जा रहा है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कम होना या कि इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर Na प्लस आइदर Na प्लस विल गेट रिड्यूस्ड और H प्लस विल गेट रिड्यूस्ड। नाउ व्हिच वन विल गेट रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस्ड होगा ये डिपेंड करता है उस कैटायन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर। नाउ यू नो sodium is more metallic than hydrogen, of course sodium is a metal, so metal means electropositive in nature। electropositive means उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी होता है। तो when sodium atom easily loses electrons to form Na plus ion, once Na plus ion is formed it will not have the tendency to accept electron and again get back to metallic sodium। okay, since sodium is more electropositive than हाइड्रोजन, तो सोडियम को Na प्लस आयन को रिड्यूस करना मुश्किल है H प्लस आयन से, इसलिए यहाँ पर Na प्लस आयन नहीं जाएगा कैथोड पर। अगर आप सोल्यूशन लेते हो सोडियम क्लोराइड का तो Na प्लस वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि सोडियम मोर मेटालिक है हाइड्रोजन से। दैट मीन्स Na प्लस विल नॉट इजीली गेट रिड्यूस्ड टू सोडियम। ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी होता है लेकिन Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उसको नहीं होता है, तो Na प्लस को आप इजीली रिड्यूस्ड नहीं कर सकते। अगर और कोई कैटायन है तो उस कैटायन जाएगा, दैट मीन्स H प्लस विल गो to the cathode, will accept electron
to form hydrogen atom, and two hydrogen atoms will combine with each other to form hydrogen molecule. तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा कैथोड में वो है रिडक्शन ऑफ H प्लस इंटू H2, और एनोड में क्या होगा, एनोड में भी दो एनायन है, यहाँ पर OH माइनस भी है और Cl माइनस भी है। तो OH माइनस एनोड में जाकर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो OH माइनस वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और Cl माइनस भी वहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो कौन जाएगा, ये डिपेंड करेगा उसका कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका इस दोनों एनायन में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वही जाएगा। अगर आप डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हो सोडियम क्लोराइड का, डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स वहाँ पर H2O ज़्यादा है और सोडियम क्लोराइड कम है, मतलब कि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो वहाँ पर क्या होगा, OH माइनस आयन जाकर एनोड में जाकर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। अगर OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो OH न्यूट्रल OH बनेगा और 4 न्यूट्रल OH आपस में कंबाइन करके 2 H2O और एक ऑक्सीजन रिलीज करता है। अगर सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेट सोल्यूशन लेते हो जहाँ पर Cl माइनस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है OH माइनस आयन से, वहाँ पर Cl माइनस जाएगा और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्लोरीन एटम होगा। तो 2 Cl माइनस will lose 2 electrons to form 2 Cl atoms which will combine with each other to form Cl2 molecule. So in case of a cation, in the electrolysis of an electrolytic solution, in case of a cation, which one will go to the positive in a negative electrode? That cation which is less electropositive, that will be easily to get reduced. Okay, तो जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा उसको रिड्यूस करना ईजियर है, इसीलिए वो कैटायन जाता है। और एनायन में हम क्या देखेंगे, एनायन में देखेंगे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर Cl माइनस और OH माइनस के बीच में अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो OH माइनस आयन जाकर वहाँ पर H2 और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अगर कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आप लेते हो तो वहाँ पर Cl माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा OH माइनस आयन से, इसलिए Cl माइनस आयन जाकर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और will be oxidized to chlorine gas. Okay, so this is the electrolysis process. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक वोल्टामीटर होता है। यहाँ जो ग्लास कंटेनर है उसको वोल्टामीटर, ग्लास का एक बीकर की तरह है, उसको कहते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर में जो सोल्यूशन लिया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और वोल्टामीटर एक बैटरी के दो एंड्स के साथ दो प्लेट्स वहाँ पर डिप किया जाता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एंड के, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड। इसके बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है। वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस दोनों में डिफरेंस जो है, दोनों देखने में एक ही होता है, दोनों में ग्लास कंटेनर होता है, एक बीकर की तरह होता है, दोनों में दो इलेक्ट्रोड वहाँ पर होता है। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो है, इन वोल्टामीटर इलेक्ट्रोलाइसिस हैपेंस और इन electrochemical cells some electrochemical reaction occurs. Okay, now in voltameter a chemical reaction होता है by means of some application of some electricity. आप अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगा, वो कैसे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने देखा सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन ये बनता है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन होता है और उसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक सिंपल वोल्टाइक सेल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये एक ग्लास कंटेनर है, यहाँ पर जिंक प्लेट और एक कॉपर प्लेट, इसको जिंक इलेक्ट्रोड और इसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर अब जो लोगे वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड का वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन लेना होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करेगा और H2O भी डिसोसिएट करेगा करके H2 डिसोसिएट करके H+ और OH- देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करके H+ और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो होगा ह्यूज नंबर ऑफ H+ आयंस, OH- आयंस एंड सल्फेट आयंस, SO4 2- आयंस। ओके, नाउ between zinc and copper, which one is more electropositive? Of course, zinc is more electropositive. That means zinc has greater tendency to lose electrons and form Zn+2 ions than copper. Okay, तो zinc भी है और copper भी है, तो जितना पोर्शन ये डूबा हुआ है एसिड के सॉल्यूशन के अंदर, वो कंटैक्ट में आ रहा है एसिड का, तो वहाँ से क्या होगा, जिंक और कॉपर के बीच में जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जो कांटेक्ट में है उस पोर्शन से जिंक इलेक्ट्रॉन अपने प्लेट के ऊपर छोड़कर Zn+2 बनकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ से निकल रहा है Zn+2 आयन, यहाँ से निकल रहा है Zn+2 आयन। ओके, नाउ Zn+2 और H+, इस दोनों के बीच में Zn+2 मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ आकर वो H+ को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से H+ को दूसरा इलेक्ट्रोड के तरफ जाना होगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर Zn+2 होकर सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन में आकर वो H+ आयन को रिपेल करेगा और H+ आयन को कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाना है, और H+ कॉपर इलेक्ट्रोड के पास जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्म करता है, और वो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन कर H2O गैस फॉर्म करता है। तो द ओवरऑल रिएक्शन इज Zn+2H+ gives Zn+2 and hydrogen। ठीक है, यहाँ पर नाउ 2H+ comes from H2SO4, तो यहाँ पर 2H+ है और सल्फेट आयन भी होना चाहिए। तो जो Zn+2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो मिलकर ZnSO4 बनेगा। तो सो द ओवरऑल रिएक्शन इज वेरी known to us, that is Zn+H2SO4 gives ZnSO4 plus hydrogen. So this is the overall chemical reaction occurs in the electrochemical cell. Now what happens? अगर जिंक यहाँ पर Zn+2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Zn+2 होकर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, Zn+2 होकर आ रहा है, तो इस प्लेट के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जमा होगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा होने से ये जो प्लेट है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट होता है। सो दैट प्लेट becomes negatively charged, that means it becomes a cathode, and H+ जाकर कॉपर इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ग्रो करते हैं। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? अगर तुम इसको जोड़ोगे एक कंडक्टिंग वायर से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से अगर इसको तुम जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ? जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इधर, और दूसरे दिशा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर एक छोटा लैंप यहाँ पर जोड़ोगे तो लैंप जलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाय मीन्स ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स therefore where electrochemical cell is a system where chemical energy converts into electrical energy. So this is happening in an electrochemical cell.
इन केस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर, कंडक्टर के ऑपोजिट में जो काम करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर का इसका तो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस और द कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का एकदम उल्टा होता है। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो कंडक्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को आप 1/3 कर दोगे, कम कर दोगे, तो वहाँ पर कंडक्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस। ओके, कंडक्टेंस को एक सॉलिड कंडक्टर के जो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को कैपिटल लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और लैम्डा, कैपिटल लैम्डा इक्वल्स टू 1 कैपिटल R, where R is the resistance of that substance. Okay, now resistance किस विषय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? Resistance directly proportional to the length of the conductor, and resistance is inversely proportional to the cross sectional area ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, कंडक्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसीलिए R proportional to L और R proportional to 1/A, therefore we can say R proportional to L/A, और R equals to some constant rho into L/A। यहाँ पर जो रो है, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? व्हेन L equals to 1 centimeter and A equals to 1 centimeter square, then R equals to rho into 1/1. That means R equals to rho. So the specific resistance is also a resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and cross sectional area is 1 centimeter square. So if we take a cylindrical conductor जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका वॉल्यूम भी होगा और उसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो उस कंडक्टर का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई सॉलिड कंडक्टर, उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, हम तो रेजिस्टर से ये तो हम माप सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है उस कंडक्टर का, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट कंडक्टर के लिए डिफरेंट ही होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, गोल्ड में रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर में भी रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, पर रेजिस्टेंस गोल्ड से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कॉपर के। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। तो ये उसका उसका जो मटेरियल से वो बना हुआ है कंडक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और resistivity, and L/A. L is the length of the conductor and A is the cross sectional area. Now conductance is just reciprocal of resistance, therefore we can say lambda equals to just 1/R. that means इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/ρ into A/L। ये रहा कंडक्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस अगर होता है रो इंटू L/A, रेजिस्टेंस का उल्टा होगा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस के एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 1/ρ इंटू A/L। नाउ अगर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो उल्टा 1/specific ρ, दैट मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance, that will also
दैट मे बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो 1/ρ को हम रिप्लेस करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस से और हमें जो इक्वेशन मिलेगा होगा लैम्डा इक्वल्स टू एल इंटू A/L। नाउ यहाँ पर जो कैपिटल L है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज द लेंथ। नाउ इन केस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर दिस इज ट्रू। नाउ इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन यहाँ पर हम A को क्या समझेंगे और L को क्या समझेंगे।